भारत भाग्य विधाता जय हे जय हे जय हे जय 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 हे। भारत माता की वंदे वंदे। बहुत सुंदर लग रहा है यहाँ पे तिरंगा, और हमको लगता है कि हम यहाँ पर इसको, जब मैंने स्टडी किया कि अभी जो नया प्रावधान है भारत में, उस प्रावधान के तहत हमें यह अनुमति मिलती है कि हम अपने भवन में किसी उच्च स्थान पर बिना किसी बाधा के और पूरी प्रतिष्ठा के साथ यदि चाहें तो 26 जनवरी और 15 अगस्त के साथ साथ जो अब नया प्रावधान सुप्रीम कोर्ट ने गाइडलाइन जारी करी है, उसके आधार पर 365 दिन हम तिरंगा ध्वजारोहण या ध्वज को लगातार वहाँ पर फहरता हुआ स्थापित कर सकते हैं। और रात के वक्त अगर ध्वज फहराना है तो वहाँ पर उसे विद्युत की व्यवस्था देनी होगी, अनवरत विद्युत की व्यवस्था। मतलब अगर बिजली कटे तो भी झंडा जो है हमारा वो अंधकार में ना आए। तो मैंने इसके लिए निर्देश जारी कर दिए हैं कि यहाँ पर हम अनवरत 24 घंटा बिजली की सुविधा दें यहाँ झंडे के ऊपर में, और झंडा हमारा जो है ये यहाँ 365 दिन इसी तरीके से शान के साथ लहराए। तो मुझे लगता है कि सभी बच्चों को ये विचार पसंद आया है, और भविष्य में हमारा जो एक नया नक्शा बन रहा है, एक नई परियोजना जो मेरे मन में है, स्किल एंड एंटरप्रेन्योरशिप विश्वविद्यालय को लेकर के, कई बार मैंने उसकी चर्चा तुम लोगों के साथ करी है, तुमने कई बार सुना है उसके बारे में। वहाँ का जो नक्शा बना है उसमें हमने एक खास स्थान बनाया है जहाँ लगभग 100 फीट का एक पोल, जो फ्लैग पोल बनता है, और वो प्रॉपर एक, जैसे आपने दिल्ली में देखा होगा या कई जगह रेलवे स्टेशन पर आपने पटना जंक्शन पर देखा होगा, तो वो सेम सिमिलर उसी तरीके से, उसी माध्यम से व्यवस्था की जा रही है वहाँ पर। यहाँ हमारे पास उतना स्थान नहीं है तो हम लोग उसे स्थापित करने का विचार रखते हैं, और शायद पटना के पहले कॉलेज होंगे जहाँ उस रूप में ध्वज को स्थापित किया जाएगा। अब हम बस यही चाहते हैं कि भगवान शक्ति दे कि वो सब काम हम लोग जल्द से जल्द कर सके। जो बातें मैं हर बार तुम लोग को 26 जनवरी और 15 अगस्त के दिन कहता हूँ, मैं सोचता हूँ कि आज उन बातों को ना दोहराऊं, लेकिन 26 जनवरी हमें यह भी याद दिलाता है कि ये शपथ लेने से शुरुआत हुई थी। रावी के किनारे शपथ लिया गया था कि एक गणतंत्र की स्थापना की जाएगी। तो आज तुम बच्चों के लिए भी, ये छात्रों के लिए, युवाओं के लिए ये संकल्प का दिवस होना चाहिए। और मेरी इच्छा है कि तुम लोग अपने जीवन में पहले स्वयं के लिए संकल्प लो। मैं बार बार इस बात को दोहराता हूँ कि एक छात्र सबसे पहले स्वयं को स्थापित करे। तुम्हारा अभी कहीं ना कहीं आश्रय है, कहीं ना कहीं तुम किसी न किसी पर आश्रित हो, और जो जिन पर तुम आश्रित हो, तुमको ये पता है कि भविष्य में तुम्हारी जिम्मेवारी उनके प्रति है। तो कहीं ना कहीं भविष्य में तुमको उनको सहारा देना है। भगवान करे वो बहुत मजबूत हो। आजकल के अभिभावक, जितने शिक्षकगण यहाँ खड़े हैं और मेरे मित्र हैं यहाँ पर, सभी लोग समझदार हैं, और आजकल अभिभावक ये सोचते हैं कि भाई बच्चों के भरोसे नहीं रहना है। बच्चा को तो हम पाल पोस करके बड़ा करेंगे, उसका लालन पालन, उसके शिक्षा दीक्षा, उसका तीमारदारी, उसकी बीमार पड़ने पर उसका इलाज, उसकी दवाई, उसके संग रात में जगना, सब कुछ करेंगे। लेकिन जब ये बच्चा बड़ा हो जाएगा तो इससे ये अपेक्षा करना कि जब मैं पिता बीमार पड़ेंगे, जब माता बीमार पड़ेगी, तो ये बच्चा मेरे तीमारदारी करेगा, मेरा लालन पालन, मेरा देखभाल करेगा। हाँ, वो बच्ची जो है
उसके लिए कहा जाएगा कि मैं तो चली गई पिता को छोड़ करके दूसरे घर, तो बेटा जब तुम दूसरे घर गई वहां भी तो एक पिता और माता है, वो भी तो तुम्हारे लिए माता तुल्य पिता तुल्य है। तो वो बच्ची जो है वो अपने उस नए माता पिता की सेवा करने में इच्छुक नहीं है। पुराने माता पिता की सेवा वो कर नहीं सकती है क्योंकि वो उस घर में अभी उपलब्ध, वो फोन पर सेवा देती है। मेरी बात कुछ लोग को समझ में आ रही होगी। और उसकी फोन की सेवा से उसकी जननी माता जो है उसको कोई विशेष सेवा दुखी जरूर हो जाएगी। हाँ, तो तुमको ये सोचना होगा कि अगर हर बहू अपनी सास में, अपने ससुर में अपने पिता को खोजे, अपनी माता को खोजे, उनकी सेवा करे, है ना। तो हम राष्ट्र की बात करते हैं पहले स्वयं से, फिर कुटुंब से, परिवार से, उसके बाद समाज से, उसके बाद राज्य से, है ना, फिर राज्य के बाद आता है राष्ट्र। समझ रहे बात को? शुरुआत कहां से होगी? स्वयं से होगी। इसीलिए मैं कहता हूं कि तुम अभी कहीं आश्रित हो, कल को तुम आश्रय दे सको ऐसा तुमको सबल बनना होगा। लेकिन ये भाव भी मन में होना चाहिए। कई बार मैं किसी छात्र को देखता हूं, वो बोलते हैं कि भाई मैंने मेहनत करी, मेरे पिताजी का इसमें क्या योगदान है, मेरी माँ का इसमें क्या योगदान है, मेरे गुरु का इसमें क्या योगदान है। तो उसके मन के अहंकार को तुष्ट करना संभव नहीं है। लेकिन अहंकार जो है वो महाबलशाली और महाज्ञानी रावण का भी जो है वो धरती पर नहीं टिका। तो तुम तो रावण के मतलब पैर के नाखून के बराबर भी नहीं हो। तुम्हारा अहंकार कैसे टिक सकता है ना? अहंकार तो तुमको ले डूबेगा। और आज यहाँ अगर मुझे तुम्हें 26 जनवरी के दिन संकल्प की बात करनी होगी तो तुम्हें यह भी कहना होगा कि संकल्प तो लो, लेकिन स्वयं को किसी भी तरह के अहंकार से दूर रखो। क्या हो तुम? और तुमको अभी, मैं तो वही शुरुआत में कह रहा हूं कि तुमको अपने आप को अभी स्थापित करना है। लेकिन एक एक कड़ी स्थापित होगी, एक एक युवा जो है वो अपने आप को गढ़ेगा, मजबूत बनाएगा, वो अपने परिवार को आगे लेके बढ़ेगा, समाज आगे बढ़ेगा, राज्य आगे बढ़ेगा, देश आगे बढ़ेगा। ऐसे ही एक एक कदम से शुरुआत होती है। और उसी पर्पस से, उसी उद्देश्य से तुम यहां पर आज मौजूद हो, यह समझो। और जब इस यात्रा में तुमको किसी तरह का भटकाव आएगा, मानसिक भटकाव, आंतरिक भटकाव, बाहरी भटकाव, उस भटकाव से अगर तुम भटक गए तो हो सकता है कि तुम बहुत दूर तक पहुंच गए थे। थोड़ा और प्रयास करते तुम्हारी मंजिल तुमको नज़दीक मिल जाती। अक्सर 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 मतलब कि बहुसंख्यक, मतलब मेजॉरिटी मामलों में लोग मंजिल के काफ़ी नज़दीक पहुंच करके अपना रास्ता क्या करते हैं? छोड़ देते हैं, भटक जाते हैं, रुक जाते हैं, सफर सही चुनते हैं, निर्णय लेने में गलती कम होती है, निर्णय को लागू करने में गलती। मानते हो इस बात को? क्या तुमने अपने जीवन में जितने निर्णय लिए थे सब गलत निर्णय लिए थे? नहीं, तुम उन निर्णय पे टिक नहीं पाए, तुम उन निर्णय को लागू नहीं कर पाए। तुम आंतरिक भटकाव से या किसी बाह्य भटकाव से, इंटरनल और एक्सटर्नल, सम काइंड ऑफ डेविएशन मिसगाइडेड यू। अगर तुम जिस रास्ते को चुने हो उस रास्ते पे लगातार बने रहो, कहीं कोई बाधा नहीं, कहीं कोई दिक्कत नहीं। लेकिन रास्ता एकदम आसान हो तो वो बड़ी सफलता दिला सकता है, बड़ी मंजिल तक पहुंचा सकता है। बड़ी मंजिल एवरेस्ट तक पहुंचने के लिए तो कठिन रास्ता है कि नहीं है? अगर ऊंचाई तक पहुंचना है तो रास्ता आसान है कि कठिन है? अगर आसान हो तो हर कोई पहुंच जाए। और कठिन रास्ता पे चलना किसको अच्छा लगता है? आसान रास्ता पे चलना अच्छा लगता है। लेकिन आज की आसानी जीवन भर की परेशानी, आज की कठिनाई जीवन भर का आनंद। मैं ये 5 साल को इस रूप में लेता हूं कि ये जैसे भवन निर्माण होता है ना, भवन निर्माण में जो बिल्डिंग बनाते हैं उनसे पूछो कि सबसे मुश्किल काम क्या है। ये इस बिल्डिंग का जो भवन निर्माण कर रही है जो संस्था के द्वारा, उनसे पूछना, किसी भी भवन का निर्माण करने वाले से पूछना, वो बोलेंगे सबसे कठिन कार्य होता है नींव का कार्य,
फाउंडेशन का कार्य। सबसे ज्यादा बाधा वहीं पे आती है। जमीन से पानी निकल आ जा रहा है, बगल का भवन गिर जा रहा है, जमीन गिर जा रही है। फाउंडेशन में सबसे अधिक लागत आती है। पूरे भवन का लगभग 40 से 50% कॉस्ट जो है वो कहाँ आता है? नींव में, फाउंडेशन में। और फाउंडेशन जो है वो किसी को दिखाई पड़ता है? नहीं। फाउंडेशन के वक्त लोग कहते हैं कुछ हो ही नहीं रहा है, कुछ दिख नहीं रहा है, ठीक है, या तो कुछ हुआ ही नहीं। हम तुम लोग बच्चों लोग के लिए एक नई सुविधा क्रिएट कर रहे थे। वहां पर एक इंस्पेक्शन टीम गई, उन्होंने कहा कि यहाँ अभी कोई निर्माण कार्य नहीं हुआ, सिर्फ गड्ढा हुआ है। मैंने उनको पूरी रिपोर्ट इंजीनियर की दी कि यहाँ पर 206 पाइलिंग हुई है, जिसमें इतना टन स्टील लगा है, इतना टन कंक्रीट लगा है, इतना समय लगा है, 6000 टन का उस पर पाइल टेस्ट का लोड किया गया है। ये उसकी रिपोर्ट है। और यही मेन, अब इसके बाद इसके ऊपर भवन बनाने में ज़्यादा समय नहीं लगेगा, लेकिन जो समय लगना है, जो मेहनत लगनी है, जो खर्च लगना है, वो कहाँ लगना है? नींव में। तुम यहां पर क्या बना रहे हो? तुम अपनी नींव बना रहे हो, तुम अपना वो फाउंडेशन क्रिएट कर रहे हो, या सुन लो। और फाउंडेशन पेनफुल होता है। तुमको बहुत कुछ हटाना होगा, बहुत कुछ नया स्थापित करना होगा, या सुनो। फाउंडेशन पेनफुल होता है। एज इट इज रहने में आराम लगता है, हाँ? तो बट ये फाउंडेशन तो तुमको आज देना होगा। ये फाउंडेशन आज अगर नहीं दिया तो भविष्य की तुम्हारी इमारत मजबूत बनेगी, ऐसी अपेक्षा करना संभव नहीं है। और हर कोई का मजबूत फाउंडेशन हो नहीं पाता, इसीलिए हर कोई सफल भी हो नहीं पाता। और जो सफल नहीं हो पा रहा होता है, जिसका फाउंडेशन का निर्माण नहीं हो पा रहा होता है, क्या वो चाहता है कि तुम्हारा हो जाए? उसको अपने साथ सहयोग के लिए, खुश महसूस कराने के लिए कोई साथी चाहिए होता है। कोई भी गलत काम करते हैं, अकेले करने में हिम्मत कम होती है। अगर 2-4 लोग इकट्ठा हो जाते हैं तो हिम्मत मजबूत हो जाती है। जैसे वो बच्चा आता है ना पेरेंट्स के पास रिजल्ट लेकर के, और जब खराब रिजल्ट होता है, पेरेंट पूछते हैं तो बोलता है मेरे से क्या पूछ रहे हो, उसका देखो, उसका तो और खराब आया है। तो खैर, आज तुम सबको बहुत शुभकामना। ये हम लाए हैं तूफान से कश्ती निकाल के, इस देश को रखना मेरे बच्चों संभाल के। ये पूरे विश्व में सोने की चिड़िया कौन? भारत। सैकड़ों वर्षों तक, यहां तक कि मैं कहूं हजारों वर्षों तक भारत को लूटा गया है ना। हजारों वर्षों तक वो तैमूर लंग आ रहा है, चंगेज खान आ रहा है, जिसको जितना बस पड़ रहा है, रास्ता में ऊंट मर जा रहे हैं, हाथी मर जा रहा है, इतना इतना सोना लाद करके ले जा रहा है। अंग्रेज 200 साल तक लूट रहे हैं, भर भर के जहाज ले जा रहे हैं, हाँ। उसके बावजूद पूरे दुनिया में आज रिपोर्ट आई जेपी मॉर्गन चेस की कि सबसे ज्यादा 35,000 टन सोना जो है वो कहां है? भारत में, है ना। सबसे ज्यादा भारत के लोग जो है वो, तो ये वो भारत। और इस भारत में एक कालखंड ऐसा था, लंबा कालखंड, मगध साम्राज्य, जिसकी जो सीमाएं थी वो कंधार से लेकर के तिब्बत तक थी, समझ रहे हो, तो दक्कन तक थी, कश्मीर से लेकर दक्कन तक थी। तो वो मगध साम्राज्य की राजधानी कौन सी थी? पाटलिपुत्र, पटना, राजगिरी, जहां कहा जाता था कि इतना सोना था कि वो सोने की नगरी। समझ रहे बात को? तो कालखंड बदलता है। हम कभी पूरे विश्व में सबसे आगे थे। भारत पूरे विश्व की अर्थव्यवस्था में 25% का योगदान अकेले देता था। 1/4 विश्व की अर्थव्यवस्था कहां से थी? भारत से थी। वर्ल्ड की पहली ज्वाइंट स्टॉक कंपनी बनी इंडो डच कंपनी, और इंडो डच कंपनी बनाई गई, उसमें लोगों ने निवेश किया, पहला बार शेयर निकला किसी कंपनी का। और उस कंपनी का कारोबार क्या बनाया गया था कि भारत जाना है, वहां से हमें रेशम लाना है, वहां से हमें स्पाइसेस लाने हैं, और जब भारत से जहाज भर करके लाएंगे तो हमें वहां से 20 गुना मुनाफा होगा। उस कंपनी में सबने पैसा लगाया, वो वर्ल्ड की पहली कंपनी बनी थी। समझ रहे हो? तो ये तो भारत का एक पूरे विश्व में एक स्थान रहा है कि पूरे विश्व के व्यापार में 25% का हमारा अकेले योगदान था। आज कुछ नए देश निकल के आ गए हैं, लेकिन हम कभी पीछे थे। नंबर 1, पूरे विश्व में सबसे अग्रणी, पूरे विश्व में सबसे समृद्ध, चाहे तकनीक हो, चाहे वो अर्थशास्त्र हो, चाहे वो विज्ञान हो, चाहे वो
कला हो, संस्कृति हो, आध्यात्म हो। तो अगर हम पूरे विश्व में सबसे अग्रणी थे तो इसका तात्पर्य यह होता है, और उसमें भी बिहार पूरे भारत में सबसे अग्रणी, तो उसका तात्पर्य यह होता है कि हम अपना स्थान दोबारा हासिल कर सकते हैं। यस और नो? अगर नीरज अग्रवाल जिस स्थान पर है और उस स्थान से अगर पीछे हट जाए तो वो दोबारा भी अपना स्थान हासिल कर सकता है। प्रयास करना होगा आपको, आपका स्थान, इस देश को उसका स्थान वापस दिलाना है। हो सकता है मेरे आंख के सामने हो पाए, हो सकता है कि मैं अपने जीते जी देख सकूं कि दुनिया में भारत जो है वो सिरमौर है। जो स्थान भारत का होना चाहिए विश्व में, वो स्थान मैं अपनी आंख के सामने देख सकूं, और ना देख पाऊं तो इतना चाहता हूं कि तुम लोग अपनी आंख से जरूर देख सको। ऐसा भारत तुम लोग बनाओ, ये बहुत जरूरी है। ये संकल्प लेकर चलना होगा। छोटा सोच, छोटी सोच, और हमारे आंख के सामने। I was born in 1980s and till 80s and 81 and 82, Indian economy size was bigger than our neighbor. मैं नाम नहीं ले रहा हूं, सब समझ जाओगे। जो दूसरा नेबर है उसका तो कोई वैल्यू है ही नहीं। जो एक बड़ा वाला अर्थशास्त्र में नेबर है, आप समझ गए बात को, वो हमसे छोटा था अर्थव्यवस्था में। उसकी अर्थव्यवस्था से ज्यादा किसकी बड़ी अर्थव्यवस्था थी? भारत की। अब तुम लोग इमेजिन भी कर पाते हो क्या कि उसकी अर्थव्यवस्था छोटी होगी हमसे? आज वो अमेरिका को पीछे करने की बात कर रहा है, और तुम लोग को ये निश्चित है कि कुछ दिनों के अंदर में जैसा चल रहा है, कुछ दिनों के अंदर में वो अमेरिका को पीछे छोड़ देगा। सबको पता है ये बात, सब ये बात को मानते हैं, और सब ये भी मानते हैं कि नंबर 3 पे भारत आने वाला है। नंबर 3 पे कोई जर्मनी, जापान, कोई रशिया नहीं रहेगा। नंबर 3 पे कौन रहेगा? भारत रहेगा। तो जब नंबर 1 नंबर 2 पे आएगा, और किसी समय में ये हमारा पड़ोसी हमसे पीछे था, ज्यादा दिन पीछे नहीं, 1980 में नहीं, लेकिन समझने की बात यह है कि चीन युवा देश बना। 1980 से लेकर के जो कालखंड आया, निर्णय लिए गए, मजबूत निर्णय लिए गए, ऐसे निर्णय लिए गए जो हो सकता है कि वहां की जनता को पसंद नहीं आते, लेकिन वहां के नीति निर्माताओं ने यह चीज को समझा कि हमारे राष्ट्र के लिए क्या जरूरी है। कड़े फैसले लिए गए और उन पर अमल किया गया। और फिर जब मैंने वहां उसको, मुझे लगता है कि बहुत कुछ हमें सीखना चाहिए। जहां से भी सीखने योग्य मिले हमें वहां से सीखना चाहिए, है ना। और मैं वहां के युवाओं को देखता हूं, जो मैंने देखा, मुझे बहुत अवसर मिला, मैंने बहुत स्टडी किया, और मुझे लगता है कि जब दोबारा अवसर मिलेगा मैं उस चीज को, उनकी जो सोच है, उनका जो रणनीति है, उनका जो पेडागॉजी है, जो पद्धति है, वो स्कूल की जो पद्धति है, उनकी जो कॉलेज की पद्धति है, उनकी जो शिक्षण व्यवस्था है, उनका जो प्रशिक्षण एग्जामिनेशन सिस्टम है, और उनका जो युवाओं को प्रोत्साहन देने का जो व्यवस्था है, वो मुझे सीखना चाहिए। इस देश को सीखना चाहिए कि परीक्षा व्यवस्था के कुचक्र में फंसा करके, बच्चों को मार्क्स की रेस में फंसा करके आप राष्ट्र निर्माण नहीं कर सकते हैं। आज वहां स्कूल में बच्चे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सीख रहे हैं। वहाँ बच्चे अपनी इच्छा के अनुसार विषय का चुनाव करके वो उस विषय में पढ़ते हैं। स्कूल में बच्चों को, ये बड़ा इंटरेस्टिंग है, वहाँ हर स्कूल में और हर कॉलेज में और हर कार्यालय में, हर ऑफिस में दोपहर के समय लोगों को 1 घंटे का सोने का समय दिया जाता है, स्लीपिंग टाइम दिया जाता है। और कई सारे फर्नीचर इस तरह के बनाए जाते हैं जो स्लीपिंग में मदद करें, एम्प्लॉयज़ के लिए भी। हाँ, वो स्लीपिंग का एक कॉन्सेप्ट दिया गया है। लेकिन उसी देश में मैंने देखा कि जब मैं वहाँ व्यापार के लिए गया हूँ, तो वहाँ के जो कर्मचारी जो मुझे डील कर रहे हैं, और वो सीनियर लोग हैं, उनके साथ उनके सपोर्टिंग स्टाफ हैं, वो रात के 2 बजे तक भी वो एक बार भी शिकन नहीं कर रहे हैं। वो बार बार पूछ रहे हैं कॉफ़ी में क्या मंगवाएं, यू विल हैव सम, छोटे वाले टमाटो आते हैं, इतने गोल गोल टमाटर आते हैं, हाँ चेरी टमाटो मंगाएं, कुछ मंगाएं, बट ऑर्डर हमको आप दे दीजिए। आपको क्या चाहिए, डिज़ाइन बताइए, नीड बताइए, वी विल डू द डिज़ाइन इनोवेशन। एंड दोज आर वेरी बिग लार्ज कॉर्पोरेशंस, very big large corporations, but they are very much aggressive for their work. मतलब वो काम को अपनी पूजा, हम कहते हैं ना कि हमारा पढ़ाई सरस्वती माता, विश्वकर्मा हमारे, हाँ, तो वो हम तो कहते हैं, पूजा भी करते हैं, लेकिन मैंने देखा वहां पर वो भले
विश्वकर्मा की पूजा नहीं कर रहे, सरस्वती की पूजा नहीं कर रहे, लेकिन इन एक्चुअल वो लोग वो काम कर रहे हैं जो एक्चुअल पूजा होनी चाहिए, वो काम वो कर रहे हैं। तो वो चीज हमें सीखनी चाहिए। हमारे यहां लोग बोलेंगे 5 बज गया, अब आप जाइए, है ना, और वो रात को 2 बजे बोल रहा है कि आपको चेरी टमाटो मंगा दें, क्योंकि उसको पता है कि हम ये ऑर्डर लिए बिना उठना चाहते नहीं है। तो ये हमें सीखना होगा उनसे। एनीवेज, आप सबको बहुत शुभकामना है और मजबूत बनोगे इरादे से, हौसले से, मानसिकता से, माइंडसेट से, शरीर से, है ना, निश्चय से, तब हमारा देश मजबूत बनेगा। और वैसे तुमको बता देते हैं कि जो भारतीय जवान जब हुंकारता है ना, वो सब झेल नहीं पाता है। तो वो मजबूती हमारे अंदर नैसर्गिक रूप से है, बाहुबल हमारा उनसे कम नहीं है। हमारे अंदर जो वो कहते हैं ना, वो जो साहस, वो हमारे युवाओं में कम कहीं से भी नहीं है। लेकिन वही हनुमान जी की जो बानर सेना थी, वो अपनी ताकत को भूल गई थी, उसे याद दिलाने की जरूरत थी। तो वो मानसिकता जरूर हमारे युवाओं में आ जाती है कि वो अपनी ताकत को भूल जाती है और वो अपने राह से भटक जाती है। और वायरस अटैक तुम लोग पे किया जाता है। वो बना के भेजा था, टिकटॉक वाला वायरस भेजा था ना, उनके अपने देश में कंट्रोल करता है बहुत तरह की चीजों को, युवाओं को रोकता है। किसी के मोबाइल में आप ज्यादा देर तक उसका इस्तेमाल ही नहीं कर सकते। वो गूगल को बैन कर दिया, फेसबुक को बैन कर दिया, इंस्टाग्राम को बैन कर दिया, अमेजन को बैन कर दिया, व्हाट्सएप को बैन कर दिया। अपने मॉडल्स बनाए, अपने प्रोडक्ट्स बनाए। जैसे ही अमेरिका ने 50% टैरिफ लगाया, व्हाट्सएप पे मैसेज आया, मैकडॉनल्ड्स का बर्गर खाना बंद करो। कोको कोला का कोक पीना आया कि नहीं आया? मैसेज किस पे आया? कहां की कंपनी है? किसकी कंपनी है? मेटा की। कहां की कंपनी है मेटा? हाँ। अब हमारा देश का पूरा डेटा आज अमेजॉन, उबर, ये क्यों बड़े हैं? इसलिए नहीं कि इनका ऐप बढ़िया है, ये इसलिए बड़े हैं कि यूजर्स इनके पास है। जो प्रोवाइडर्स हैं, सर्विस प्रोवाइडर, वो उनके पास है। जो यूजर्स हैं वो, क्या तुमको लगता है कि सिमेज में हम उबर जैसा ऐप नहीं बना सकते हैं? बना सकते हैं, हम बता रहे हैं यहां पर, ठीक है। ऐप बना लेने से पर्पस सॉल्व हो जाएगा। मैसेजिंग ऐप, क्या मैसेजिंग ऐप नहीं बनाया जा सकता है? बनाया जा सकता है, बच्चों ने बनाया है। लेकिन बात टेक्नोलॉजी की नहीं हो गई है यहां पर। बात यहां पर यह है कि उस टेक्नोलॉजी को हमने अलाउ कर दिया। चाइना ने नहीं अलाउ किया ना, अब उसको डर नहीं है। व्हाट्सएप ऑलरेडी बंद कर रखा है, व्हाट्सएप क्या बंद करेगा? लेकिन हमारे यहां हम बैकफुट पे आ जाएंगे अगर एक बार ये कहा जाएगा कि गूगल बंद हो जा रहा है, व्हाट्सएप बंद हो जा रहा है, फेसबुक, हमारा कोई ऑल्टरनेटिव व्यवस्था हमारे हाथ में अभी, और अगर वो है भी तो उस पर हमारा डेटा नहीं है। हमारा पूरा डेटा जो है किसी और के हाथ में, ठीक है। तो मैं ये बात इसलिए तुम्हारे सामने रख रहा था कि हमें धीरे धीरे अपने आप को, भारत को आत्मनिर्भर बनाने की रेस में टेक्नोलॉजी के, और भविष्य के वॉर टेक्नोलॉजी के होंगे वॉर। और ग्लोबल देखो, रशिया ने यूक्रेन पे वॉर किया, सबसे पहले अमेरिका ने रशिया को दबाने के लिए क्या किया पता है? सबसे पहले क्या किया? सबसे पहले रशिया का जितना डॉलर था उसको फ्रीज कर दिया। डॉलर उसकी करेंसी है। सबसे पहले रशिया के पास जितना यूएस का बॉन्ड था उसको फ्रीज कर दिया, ठीक है। यानी रशिया का पूरा पैसा क्या हो गया? क्योंकि पूरे दुनिया में डॉलर है, बॉन्ड है, उसका डॉलर का बॉन्ड है। अब रशिया ने सीखा, आगे चल के उसने डॉलर बॉन्ड छोड़ दिए, जो बॉन्ड फंसा हुआ उसका फंस गया, लेकिन अब वो गोल्ड रखता है अपने पास। मैं लेकिन ये बातें तुमको इस रूप में बता रहा हूं कि दुनिया की इस बदलती हुई व्यवस्था में 26 जनवरी के दिन हमें यह प्रण लेना होगा कि हम अपने देश को हर रूप से, हमारे देश को तेल के लिए आत्मनिर्भर नहीं है, हमारा देश टेक्नोलॉजी में ताकत रखता है लेकिन आत्मनिर्भर नहीं है। हम आज भी गूगल, फेसबुक, अमेजन इनका इस्तेमाल कर रहे हैं। धीरे धीरे हमें टैक्टिकली क्या करना होगा, आई थिंक सरकार भी जागे और हमारे बच्चे, हमारे युवा, हमारे टेक्नोलॉजी क्रिएटर्स प्लेटफॉर्म्स डेवलप करेंगे,
और हम आत्मनिर्भर बने, तब जाकर के दुनिया में एक सामरिक रूप से और एक शक्तिशाली भारत का निर्माण जो संभव है वो हम कर पाएंगे। और हम सब बच्चों को इसका संकल्प लेना होगा। और तुम सबका, कल एक किसी ने कमेंट किया कि सुंदर पिचाई गूगल के और क्या नाम है माइक्रोसॉफ्ट के सत्या नदेला और ये सब जो हैं ये सब सिमेज के ही छात्र हैं, ठीक है। कटाक्ष कर रहा था, ठीक है। मैंने कहा कि भगवान करे भविष्य में हमें वह सुअवसर भी मिले कि ऐसे महत्वपूर्ण पदों पर हमारे छात्र पहुंचे, पहली बात। दूसरी बात, न केवल ऐसे महत्वपूर्ण कंपनी के महत्वपूर्ण पोस्ट पर वो जॉब पाएं, भविष्य में कोई हमारा छात्र ऐसी किसी महत्वपूर्ण कंपनी को वैश्विक स्तर पर फाउंडर बने, उसको फाउंडेशन दे सके। और मैंने लिखा कि भगवान करे माता सरस्वती तुम्हारे कटाक्ष को हमारे छात्र के लिए वरदान बना दे। और जो तुम ये कमेंट कर रहे हो, तुमको भी मेरा आशीष, तुमको भी मेरी शुभकामना। समझ लो बात को। तो ये जो हमारा बुरा भी चाहते हैं, भगवान उनका भला करे। और ऐसे मतलब क्या था वो, मिट गई, हाँ मिश्र और रोम, हाँ कुछ बात है ऐसी कि हस्ती मिटती नहीं हमारी। मतलब दुश्मन रहा, सदियों से दुश्मन रहा जमाना। मैंने जब से सिमज की शुरुआत किए हैं, जब से सिमज की शुरुआत किए हैं, लगातार ठीक है, हम इस तरह के बिलो द बेल्ट अटैक को फेस कर करके मजबूत बने हैं। हम बहुत नाजुक, बहुत कमजोर, हमको मेला में भी जो है, घर में किसी जो घर में जो आती थी हमारी, जो जिनको हम निर्मला माई बोलते थे उनको, तो उनके साथ हमको भेजते थे मम्मी कि अकेले जाएगा तो गबड़ा जाएगा, खो जाएगा। हमको कभी पटना सिटी से पटना ऑटो में आने को नहीं मिलता था अकेले। लेकिन आज हमको तुम जितना तरह का अटैक कर दो, जितना तरह का हम पे वो कर दो, हमको फर्क। तो ये मेरे उन चाहने वालों का कदर है, उनका प्यार है कि वो मुझ पर इतना हमला करते हैं। मुश्किलें मुझ पर पड़ी इतनी की आशा हो गई, इश्र ने कतरा है दरिया में फना हो जाना, और दर्द का हद से गुजरना है दवा हो जाना, है ना। माने बूंद जब दरिया में मिल जाता है तो फिर वो बूंद नहीं रहता है, वो क्या दरिया हो जाता है। ईश्वर ने कतरा। तो तुम सबको भी यही दुआ देता हूं कि तुम सब में कुछ और आए चाहे नहीं आए, मेरा ये गुण आ जाए कि लाख जमाना खिलाफ हो चमकेगा, क्योंकि सिविल से पॉलिश होकर के निकलेगा, है ना। गॉड ब्लेस यू ऑल। आप सब बच्चों को बहुत बहुत शुभकामना।